तो चलो, ये वीडियो है एसी सर्किट से रिलेटेड। बहुत लोगों का डाउट आया है सर एक बार इसको बता दिया जाए, तो मैं चलो कोशिश करता हूँ बताने की। सर यूनिट 2 एसी सर्किट, किसी भी सर्किट में चाहे वो डीसी हो चाहे एसी, उसमें 3 एलिमेंट हो सकते हैं, या रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या एक इंडक्टर। ये तीनों एलिमेंट सीरीज में भी कनेक्टेड हो सकते हैं, पैरेलल में भी कनेक्टेड हो सकते हैं, या कुछ पैरेलल और कुछ सीरीज में कनेक्टेड हो सकते हैं। क्लियर? मैं पहले केस से स्टार्ट करता हूँ, सीरीज में तीनों कनेक्टेड हो। दूसरा केस लूंगा जब पैरेलल में कनेक्टेड हो, और एक तीसरा केस लूंगा जिसमें पैरेलल और सीरीज में कनेक्टेड हो सकते हैं। क्लियर? हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से, जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे। ये एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है और एक ये कैपेसिटेंस है, ठीक है। और इसके ऊपर एक एसी सोर्स लगा दिया गया है, और रेजिस्टेंस का जो इम्पीडेंस है वो दिया हुआ है 1 ओम। इंडक्टर का इम्पीडेंस दिया हुआ है, प्लीज ध्यान रखना गलती यही होगी, क्या दिया हुआ है, इम्पीडेंस। एल की वैल्यू भी दे सकता था, लेकिन इम्पीडेंस दिया हुआ है डायरेक्टली, तो इम्पीडेंस इसका है J2। अगर J2 नहीं दिया है तो आपको J ओमेगा L कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ L, जो कि लेवल 0 वीडियो में मैं दिखाऊंगा या क्लास में बताया हुआ है। C इज इक्वल टू -J5 डायरेक्टली, और वोल्टेज दिया हुआ है V ऑफ t इज इक्वल टू 5 sin 100t प्लस 20 डिग्री। दिस इज द वोल्टेज सिग्नल। ये सर्किट दी हुई है, और अब आपसे पूछे जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखना। फाइंड द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। चौथा क्वेश्चन, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस। छठा क्वेश्चन, ड्रॉ द फेजर डायग्राम। ड्रॉ द फेजर डायग्राम। इसके बाद एक और क्वेश्चन, फाइंड द एंगल फाई, फाइंड द पावर फैक्टर, ड्रॉ ऑल दीज VR, VL, VC, I ऑन द फेजर डायग्राम। इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज या IAS में आते हैं। हमें एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन या अगर बोला जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वो आपसे इन सारे क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर वो आपका छोटा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या तो वो जेट पूछ लेगा, या तो I, या तो VR, या तो VL, या तो VC, या तो फेजर डायग्राम बनवा लेगा, या तो पावर फैक्टर पूछ लेगा, कुछ एक ही पूछेगा। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमें क्लास में या सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ आना चाहिए, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। सर इस तरह की सर्किट अगर दी हुई हो तो सबसे पहला काम ये करिए, इम्पीडेंस इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। सो अब मुझे इम्पीडेंस इन रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया हुआ है, पोलर फॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं गुरुजी। दिस इज पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ ZR। दिस इज पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ ZL, एंड दिस विल बी इज इक्वल टू 2 and 90। अब देखो यहाँ पे मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म भी पता है, पोलर फॉर्म भी पता है। यहाँ पे इसका क्या होगा, ZC इज इक्वल टू 5 और एंगल -90 डिग्री। ओके, 5 एंगल इज -90 डिग्री। उसके बाद वोल्टेज दिया हुआ है, ये साइनसोइडल फॉर्म है, ये बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म है।
ये टाइम डोमेन फॉर्म है। सबसे पहले इसका क्या कर देते हैं, फेजर रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं, और वो होगा 5√2 और एंगल कितना है 20 डिग्री। याद रखना ये वैल्यू जो है वो आरएमएस वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो आपकी पीक वैल्यू है, वी पीक वैल्यू। पीक किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल के पीक वैल्यू को अगर डिवाइड कर दिया जाए √2 से, तो जो ये वैल्यू आती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। और आप जब फेजर रिप्रेजेंटेशन लिखते हो तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ही लिखा जाता है, और यहाँ पे एंगल दैट इज फाई। ये चीज करने के बाद एक और चीज लिखी जाती है, दिस इज द टोटल वोल्टेज। सो दिस इज अ टोटल वोल्टेज। यहाँ पे दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन फेजर फॉर्म, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इन फेजर फॉर्म, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इन फेजर। इन एसी सर्किट एक मास्टर इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, टोटल वोल्टेज इन फेजर फॉर्म इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन फेजर फॉर्म प्लस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इन फेजर फॉर्म प्लस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इन फेजर फॉर्म। ये इक्वेशन ट्रू होती है एसी सर्किट के लिए। अगर आप फेजर रिप्रेजेंटेशन हटा दोगे तो VT प्लस VR प्लस VL प्लस VC करेक्ट नहीं होगा। ठीक है सर। इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद मैं इसको बोलता हूं हमेशा कि दिस इज योर मास्टर इक्वेशन। कभी भी इस इक्वेशन को आप भूलना मत। ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो आप जानते हो टोटल वोल्टेज, तो यहां पे जो करंट होगी वो होगी I टोटल करंट, और ये फेजर रिप्रेजेंटेशन। सो V इज इक्वल टू IR। सो I is the total current produced by this voltage, and there it is multiplied total impedance। याद रखना इसके बाद जो एक्सप्रेशन लिखते हो उसमें Z को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखना, पोलर फॉर्म में मत रखना, इसके ऊपर बार मत लगाना। सिमिलरली I बार ZR प्लस I बार ZL प्लस I बार एंड ZC। I बार कैंसल्ड आउट होगा, तो Z टोटल जो होगा वो होगा ZR प्लस ZL प्लस ZC। अब सिर्फ और सिर्फ Z टोटल निकालने के लिए ZR की वैल्यू कितनी है सर, इन पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म? सर रेक्टेंगुलर फॉर्म 1 प्लस ZL J2 प्लस ZC is -J5 -J5, उसके हिसाब से आएगा 1 -J3। दिस इज योर Z टोटल इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। याद रखना ये रेक्टेंगुलर फॉर्म आप नोट डाउन करना, कभी यूजफुल होगा किसी दूसरे न्यूमेरिकल में। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इंटरेस्टेड किस में हैं, Z टोटल के पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन या फेजर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में, दैट इज Z टोटल बार के। और ये कितना होगा, √1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, एंड देन एंगल विल बी tan इनवर्स -3/1। इसके हिसाब से जो वैल्यू आएगी 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 दैट मीन्स √10, और जो एंगल आएगा वो होगा tan इनवर्स -3, tan इनवर्स -3। tan इनवर्स -3 का कुछ वैल्यू आएगा, कुछ एंगल आएगा, वो हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेंगे। सो दिस इज योर Z टोटल इन पोलर फॉर्म और इन फेजर फॉर्म, और यही होता है क्वेश्चन नंबर 1, Z total. Find the Z total of this circuit. So Z total in rectangular form is equal to 1 minus J3, and Z total in polar form is basically nothing but this equation. Clear? That means Z total in polar form is √2 tan inverse -3. This is question number 1.
अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आपसे यही पूछा जा सकता है। क्लियर? लेकिन अब बात आती है सर, अब ये दूसरा कैसे निकलेगा? आई। ठीक है, आपको जेड पता चल चुका है, आपको वी जितना आपने अप्लाई किया हुआ वो पता है। अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ, दी आई बार इज इक्वल टू वी टोटल इन फेजर फॉर्म डिवाइडेड बाई जेड टोटल इन फेजर फॉर्म। सो वी टोटल फेजर फॉर्म हमें पहले से पता है, ये होगा 5√2 एंड एंगल विल बी 20, जेड टोटल √10 एंड एंगल विल बी tan इनवर्स -3। कुछ भी एंगल आएगा, मैं अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कैलकुलेशन में, आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी वैल्यू है आप लिख लेना। ठीक है, एंड नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ आई बार, और यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस केस में अगर हम देखें थोड़ा सा, tan इनवर्स -3 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, निकाल लेना। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो tan इनवर्स -3 होगा, इसकी जो एंगल आएगी वो निगेटिव ही आएगी। तो मैं ये मान सकता हूँ कि सर हो सकता है ये आए 5√2 एंगल 20, और यहाँ पे √10 और एंगल आएगा -1। ठीक है, या फाई आई बोल लें या फाई जेड बोल देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जेड से रिलेटेड है, तो फाई जेड बोल सकते हैं, कुछ आया होगा फाई जेड की वैल्यू। तो अगर मैं देखूं तो इक्वेशन क्या बनेगा, 5√2 √10 और जो एंगल होगा वो होगा 20, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5z, और ये आपका फेजर वैल्यू ऑफ करंट है। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे आई बार ना पूछा हो सकता है आपसे क्वेश्चन में उसने पूछा हो इंस्टेड ऑफ आई आप मुझे ये बताओ कि आई ऑफ टी कितना होगा। पोलर फॉर्म पता हो चुका है, पोलर फॉर्म से आई बार ऑफ टी भी निकालना बहुत आसान है। जैसे कि हम लोग यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, पीक वैल्यू को आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, √2 से डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से सिमिलरली आपको पता है ये आरएमएस वैल्यू है, इस आरएमएस वैल्यू में अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पीक वैल्यू मिल जाएगी, और हम लोग यहाँ पे पीक वैल्यू ही लिखते हैं। तो उसके हिसाब से अगर जाए तो ये आरएमएस वैल्यू है 5√2 इंटू √10, इसको अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो वैल्यू है ना, ये करंट की पीक वैल्यू आ गई। और हम लोग इस एक्सप्रेशन पे यहाँ पे जो भी लिखते हैं साइन के सामने वो पीक वैल्यू होता है, तो पीक वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन ही होगा, कॉस कभी मत लिखिएगा। अगर यहाँ पे कॉस होता तो यहाँ पे कॉस लिखा जाता, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन लिखा जाएगा। बस देखना ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लिखी जा सकती है तो यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेकिन आपने कैलकुलेट क्या किया था, ये आरएमएस वैल्यू। उसके बाद आपको देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, ये उतनी ही रहेगी, लेकिन प्लस ये यहाँ पे 20 है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे एंगल कितना है, 20 + फाई ऑफ जेड। क्लियर? ये है आपका आई ऑफ टी। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल हो सकता है, कभी कभी वो आई बार पूछ देता है या आई पूछ देता है या आई ऑफ टी पूछता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वो क्या चाहता है आपसे। एक बार आई बार या आई ऑफ टी आपने कैलकुलेट कर लिया है, अब बात आती है सर कि मुझे वी आर, वी एल और वी सी कैसे कैलकुलेट होगा। वी आर, वी एल और वी सी मास्टर इक्वेशन आपने लिखी हुई है, और मास्टर इक्वेशन के जस्ट बाद आप एक चीज़ लिखते हो, जरा देखो, वैल्यू ऑफ वी आर इज आई बार इंटू जेड आर, वैल्यू ऑफ वी एल इज आई बार इंटू जेड एल, वैल्यू ऑफ वी सी इज आई बार इंटू जेड सी। लेकिन आपको एक अच्छी तरीके पता है, इसका मतलब सर अगर आप लिखोगे वी आर बार इज इक्वल टू आई बार इंटू जेड आर, दैट मीन्स आई बार इंटू जेड आर। लेकिन आपको बताया गया है पहले क्लास में, अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते समय ये भी पोलर में हो, ये भी पोलर में हो, तो आपका दोनों मल्टीप्लिकेशन
इजी हो जाता है। तो ये तो आपका पोलर में आपको पता है, लेकिन जेड की वैल्यू आपको पोलर में लिखनी पड़ेगी। तो अब जो आपने पहली बार इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ था वो यूजफुल होगा। तो अब इस नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आप क्या कर दीजिए, आई बार का तो यही क्वांटिटी आप लिखिए, दैट मीन्स 5/√2/10, एंगल आप उतना ही लिखिए 20 प्लस फाई ऑफ जेड। लेकिन अब मल्टीप्लाई इसमें क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए 1 और एंगल मल्टीप्लाई करिए कितना, 0। तो आप देखोगे कोई चेंजेस नहीं होगा, वही वैल्यू होगा 5/√2/10 और एंगल विल बी 20 प्लस फाई ऑफ जेड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी आर इन पोलर फॉर्म। फिर वही बात, सर उसने अगर वी आर पूछा हुआ है सिर्फ, तो आप चाहे पोलर फॉर्म लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर उसने बोला है कि मुझे बताइए वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन टाइम डोमेन फॉर्म, दैट मीन्स वी आर ऑफ टी, इसका मतलब फिर से सर ये वी आर तो आपको इजी होता है कैलकुलेट करना, लेकिन फिर से आपको अगर वी ऑफ टी लिखना है तो ये वैल्यू कौन सी है, आरएमएस वैल्यू है और ये एंगल है। आरएमएस वैल्यू जो आप वी ऑफ टी में लिखेंगे तो आरएमएस वैल्यू नहीं, मैक्सिमम वैल्यू लिखा जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू लिखने के लिए आपको उसमें √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें, आरएमएस वैल्यू में। इसको √2 से मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो अब आपको बेसिकली ये 5√2 आरएमएस वैल्यू लिखनी थी ना मुझे, 5, हाँ ये है, ठीक है, हाँ ठीक है, और ये क्वांटिटी है। अब बात आती है सर उसी तरीके से VL कैलकुलेट किया जा सकता है, VC कैलकुलेट किया जाता है, सारे क्वांटिटीज कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा कैलकुलेट किया जा सकता है पोलर फॉर्म में भी और टाइम डोमेन फॉर्म में भी। अगर टाइम डोमेन नहीं पूछा है तो मत लिखिएगा, और अगर पूछा है तो आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बात आती है सर लास्ट, ड्रॉ द फेजर डायग्राम, फाइंड द एंगल फाई एंड द पावर फैक्टर। तो उसके लिए ये सारे के सारे एलिमेंट आपस में किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। और अब जब भी सारे के सारे एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो जो हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं उसमें जो रेफरेंस लेते हैं वो हमेशा लेते हैं आई को रेफरेंस। ठीक है, आई को रेफरेंस लेने के बाद अब मुझे सबसे पहले ड्रॉ करना है V, जो टोटल आपका वोल्टेज अप्लाइड है उसका ड्रा करना है फेजर डायग्राम में। तो अगर आप देखोगे तो फेजर वोल्टेज कितना है 5√2 और एंगल कितना है 20। तो एंगल कितना है पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंगल कितना है 20 और मैग्नीट्यूड कितना है 5√2। प्लीज ये लिखना मत भूलिए, किसका फेजर आपने ड्रॉ किया है, वोल्टेज का। प्लीज जब आप फेजर ड्रॉ करिए तो किसका फेजर आपने ड्रॉ किया है उसको लिख दीजिए, वरना बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। V का दैट मीन्स टोटल वोल्टेज, हाँ आपने देखिए V टोटल, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे T लिख दीजिए, जिससे आपको पता है कि आपने फेजर बनाया है V टोटल का। अब एक काम करिए, I जो आपने कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है ना I, अब I बार को ड्रॉ कर दीजिए। I बार को अगर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये आपका एंगल है। तो एंगल कितना है 20 प्लस 5Z। तो 20 प्लस 5Z अगर है तो इसका मतलब 20 तो इतना होगा और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब समथिंग ऐसे होगा। दैट मीन्स 20 प्लस 5Z, ये आपकी वैल्यू कितनी होगी 5Z, और ये एंगल किसका, ये फेजर किसका होगा, ये फेजर होगा करंट का। मैग्नीट्यूड कितना है उसका, मैग्नीट्यूड है 5√2 इंटू √10। एंगल कितना है सर 5Z प्लस 20। अब बात आती है सर, ये आपने फेजर बना दिया I का और आपने बना दिया V का, लेकिन अगर आपसे VR और VL और VC बोले बनाने के लिए तो इसी में वो भी बना दीजिएगा। लेकिन फाई को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि एंगल बिटवीन I एंड V, और एंगल बिटवीन I एंड V अगर आप ध्यान से देखोगे, एंगल बिटवीन V एंड I इज नथिंग बट फाई ऑफ Z। एंगल बिटवीन दीज टू इज फाई ऑफ Z। तो जो फाई ऑफ Z जो एंगल था ना, जो आपने कैलकुलेट किया था ना, दिस इज योर फाई Z वैल्यू। बिकॉज आप देखो
ये को हम लोगों ने क्या मान लिया था, tan इनवर्स -3 को क्या था, -फाई ऑफ जेड, और यही एंगल है, ऊपर जाने के बाद प्लस हुआ है, तो जितना मान लो इसको कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा आंसर आया था -30 डिग्री, तो बेसिकली अब ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो फाई जेड एंगल है वही आपका दोनों का डिफरेंस है। तो ये है आपका फाई जेड, और फाई जेड वैल्यू जितनी भी आएगी उसमें आप कॉस फाई जेड कर दीजिएगा, और जो भी वैल्यू आएगी वही आपका पावर फैक्टर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए लीडिंग है या लैगिंग, आई आप ध्यान से देखो वोल्टेज से लीड कर रहा है, तो जो भी पावर फैक्टर आपने निकाला ये वो क्या होगा सर, वो होगा लीडिंग पावर फैक्टर। ये हमारी जो ओवरऑल सर्किट है ना वो लीडिंग पावर फैक्टर है, ये सर्किट है और ये लीडिंग सर्किट है। कभी कभी क्या होगा जब आप फाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, ये फाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट, अच्छा एक चीज और देखो, डोमिनेंट कौन कर रहा है, जेड टोटल में जेड डोमिनेट कर रहा है या जेड सी डोमिनेट कर रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो जेड छोटा है, दैट मीन्स जेड टू आपका ये 2 है और ये -5 है, कौन डोमिनेंट है सर, जेड सी डोमिनेंट है, कैपेसिटेंस डोमिनेंट है। और अगर कैपेसिटेंस डोमिनेंट है तो याद रखना हमेशा सर्किट कैसी होगी, लीडिंग सर्किट होगी। और ये काम कब आता है, जब आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, आपको इतना अंडरस्टैंड हो जाओगे। आप जेड जब देखोगे ना खुद ही इतना सोच लोगे कि इसको देख के कि कौन डोमिनेंट होगा, कितना डोमिनेंट होगा वो इसी से निकलेगा, कि वो जो लीड कर रहा है वो कितने एंगल से लीड करेगा, वो कहाँ से निकलेगा, जो भी आप एंगल निकाल रहे हो ना उतने डोमिनेट करेगा। तो ये लीडिंग, जब भी कैपेसिटेंस जो कैपेसिटेंस डोमिनेंट होगा तो ओवरऑल सर्किट जो होगी वो लीडिंग होगी। जब भी किसी न्यूमेरिकल में तुम देखोगे ये डोमिनेंट है तो लैगिंग होगी। तो कभी कभी क्या होता है सब पूरा आंसर कैलकुलेट करके पहुंचोगे ना तो कभी कभी तुमको दिखेगा कि निकाल लिया, अब तुम्हें चेक करना है कि आंसर तुम्हारा सही में आया है या गलत है या सही है। तो आप इस सर्किट को एनालाइज कर सकते हो कभी भी। ये ऐसा ऑब्जर्वेशन क्या है, कौन लीडिंग है, ये डोमिनेंट है तो सर्किट लीडिंग आनी चाहिए। मान लो कैलकुलेट करते समय तुम्हें यहाँ पे लैगिंग आ गया, इसका मतलब तुम समझ जाओगे कि सर मेरा ऑब्जर्वेशन तो ये कहता है कि जब भी ये डोमिनेंट होगा तो लीडिंग होनी चाहिए, लेकिन मैंने कैलकुलेट करते समय पता नहीं कैसे लैगिंग लिख दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने गलती की है। तो ऑब्जर्वेशन ये है, कैलकुलेशन ये है, दोनों ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन अगर मैच कर रहे हैं तो आंसर आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्लियर? ये पूरी की पूरी कहानी आपको बताती है कैसे आपको ड्रॉ करना है, आई रेफरेंस, वी टोटल, आई बार। अगर बोला जाए तो VL, VR, VC ड्रॉ कर देना। VL, VC, VR को ड्रॉ करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल चलो मैं VR को ड्रॉ कर देता हूँ। सर VR आपने कैलकुलेट किया है, VR का मैग्नीट्यूड ये है और आप देखो एंगल वही है। तो अगर आप देखो तो I बार और V बार में कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब V बार और I बार आपस में तो फेस में होंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो आपने I बार बनाया है ना इसी के ऊपर क्या बनेगा, V बार, जो VR होगा ना ये जस्ट इसी पे फॉलो करेगा। तो आपका जो VR भी है ना वो इसी पे है, उसका भी एंगल देखो 20 + 5Z है, इसका प्लस भी 25 है, तो जो VR होगा वो इसी पे आएगा। ठीक है, उसी अब बात करते हैं सर VL को। तो जो VL कैलकुलेट करेंगे तो VL कहीं ना कहीं आएगा, उसका कुछ एंगल होगा कुछ मैग्नीट्यूड होगा। सिंपल VC जब कैलकुलेट करोगे उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा कुछ एंगल होगा, हो सकता है वो इसी लाइन पे हो सकता है वो इस लाइन पे हो, हमें उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम खाली देखेंगे क्या एंगल है क्या मैग्नीट्यूड है, ड्रॉ कर देंगे चाहे जहां बने, हम उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, वो ड्रॉ कर देंगे कहीं पे भी। मान लो आपने VL कैलकुलेट किया, उसकी एंगल आई 130, तो 130 आई इसका मतलब क्या है, ये 90 और प्लस 40, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं VL होगा। सिमिलरली मान लो VC आई और निगेटिव में आंसर आ गया उसका, 5 निगेटिव में आ रहा है, तो VC कितना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाउनवर्ड, और जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड लिखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना देंगे उसका VC। ये है पूरी की पूरी कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एनी AC सर्किट। बस यही ध्यान देना, अगर डायरेक्टली इम्पीडेंस दिया है तब तो ठीक है,
लेकिन अगर L लिखा है और C लिखा है तो सबसे पहले L को यूज करके और ओमेगा को यूज करके हम लोग ZL कैलकुलेट करेंगे। ZL रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे उसी समय, और उसी समय ZL को पोलर फॉर्म में भी लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि कभी ना कभी इसको यूज करना होता है, कभी ना कभी इसको यूज करना होता है। जब ये जेड टोटल वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं ना तो रेक्टेंगुलर वाला ZL यूज करते हैं, और जब VR, VL और VC कैलकुलेट करना होता है तो डायरेक्टली ZR, ZL और ZC पोलर फॉर्म वाला भी यूज करते हैं। क्लियर? तो इसलिए दोनों लिख के पहले रखना, कब यूज करना है किसको उस समय कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले से कन्वर्ट करके रखेंगे और ये कैलकुलेशन हमारा सबसे आसान। क्लियर?